मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसवीजी लर्न अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर हम लोग उर्वरकों के बारे में या फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम एक नया फर्टिलाइज़र पढ़ेंगे जिसका नाम है डाई अमोनियम फॉस्फेट और शॉर्टकट में डीएपी के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि हमारे क्षेत्र में बहुतायत से उपयोग होता है। डीएपी का अगर फार्मूले की बात करें तो ये इसका फार्मूला है, ये डाई अमोनियम यानी अमोनियम 2 हो गए और ये फॉस्फेट इसके अंदर उपस्थित है। तो इसका फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है, ये डाई अमोनियम फॉस्फेट हुआ। जब इसको बनाया जाता है तो पहले मोनो अमोनियम फॉस्फेट बनता है। मोनो अमोनियम फॉस्फेट का मतलब कि उसके अंदर अमोनियम जो है वो एक ही होगा। फिर इसके बाद में इसके ऊपर एक और अमोनिया की रिएक्शन करवाकर इसको डाई अमोनियम फॉस्फेट में बदल दिया जाता है। संगठन की बात करें तो इसके अंदर नमी जो है वो 1% होगी और अमोनियम में नाइट्रोजन जो है इसमें 18% होती है। फास्फोरस जो है इसमें सर्वाधिक होती है भाई 46%। और 46% से आपको एक और आंकड़ा याद आना चाहिए यूरिया का। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन 46% होती है, डीएपी के अंदर फास्फोरस जो है वो 46% होती है। फास्फोरस की अगर कमी है भूमि के अंदर तो सबसे ज्यादा उर्वरक अगर उपयोग में लाया जाता है तो वो डीएपी होता है। आज के टाइम में किसानों के द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला उर्वरक जो कि फास्फोरस की आपूर्ति को पैदा करता है वो ये है। ठीक है, तो फास्फोरस इसके अंदर 46% होती है। भौतिक गुणों की बात करें तो क्रिस्टलीय रूप में अर्थात दानेदार, ठीक है, दानेदार रूप में होता है। जल के अंदर घुलनशील है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी फसल को अगर डीएपी उसमें खाद दी जाती है तो जल उसके अंदर जो है वो बाधा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि जल में ये घुलनशील है। अगर पानी ज्यादा मात्रा में है तो ये इस खाद को बहा कर ले जाएगा। नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही इसके अंदर उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन 18% है इसके अंदर और फास्फोरस जो है वो 46% उपस्थित होती है। नाइट्रोजन जो है इसके अंदर अमोनियम के रूप में होती है, अमोनियम। ठीक है, जैसे हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है पादपों को नाइट्रेट के रूप में जो है उनको उपलब्ध होती है, नाइट्रेट के रूप में। तो अमोनियम के रूप में जो है वो पादप धान की फसल जो है वो नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करती है। तो डीएपी जो है वो धान की फसलों के लिए भी उपयोगी खाद है। फास्फोरस जो है इसमें HPO4 2 नेगेटिव के रूप में पाया जाता है। उच्च विश्लेषण उर्वरक के लिए, उच्च विश्लेषण उर्वरक का मतलब कि इसके अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस की उच्च मात्रा पाई जाती है, इसलिए ये सरलता से एक तो पोषक तत्वों की आपूर्ति कर देता है, दूसरा इसका भंडारण जो है, क्योंकि नमी इसके अंदर 1% ही है और आर्द्रताग्राही ये कम आर्द्रताग्राही होता है, बहुत कम आर्द्रताग्राही है, तो इसलिए इसको भंडारण करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, इसको आसानी से भंडारित किया जा सकता है। तो डाई अमोनियम फॉस्फेट या डीएपी जो है इसके ये गुण होते हैं। अगर हम इसमें अमोनियम की बात करें तो अमोनियम के 2 ग्रुप है इसके अंदर है, इसकी वजह से इसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो लगभग 18% के आसपास पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में अब हम बात करते हैं इसकी मृदा में अभिक्रिया की, कि मृदा में अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो देखिए, मृदा में अगर अभिक्रिया की बात करें तो सामान्य सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। मृदा के अंदर अगर इस उर्वरक का उपयोग किया जाता है तो ये नम और शुष्क दोनों ही मृदाओं के अंदर लाभदायक होता है। यानी कि ऐसी मृदा जिसके अंदर जल की मात्रा कम हो या फिर ऐसी मृदा जिसमें जल की मात्रा अधिक हो, दोनों ही प्रकार की मृदाएं जो हैं उनके अंदर ये लाभकारी होता है। दानेदार होने के कारण आसानी से प्रयोग किया जा सकता है, तो दानेदार होने के कारण इसको क्या छिटक कर यानी कि खड़ी फसलों के अंदर छिटक कर इसको उपयोग में लाया जा सकता है। हल्की, मध्यम और भारी मृदाओं में भी उपयोगी है। तो मृदा का चाहे कोई सा भी प्रकार हो,
हल्की मृदा का मतलब ये है कि जिसके अंदर मृदा के कण जो हैं उनका भार कम हो, ठीक है। उसके अंदर जो है अन्य कार्बनिक पदार्थ जो हैं उनकी मात्रा कम हो, जिसकी वजह से अणुओं का भार कम हो जाएगा। तो ऐसी या फिर भारी मृदा है या मध्यम मृदा है, तो किसी भी प्रकार की मृदा जो है उसमें ये उपयोगी होता है। अमोनियम आयन जो है वो मृदा कणों पर अधिशोषित हो जाते हैं। तो जब ये टूटता है मृदा के अंदर, जब इसको मिला दिया जाता है और ये अपने आयनों में विभाजित होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो अमोनियम आयन्स जो हैं वो तो मृदा कोलाइडों के ऊपर अधिशोषित हो जाते हैं, और जो फॉस्फेट आयन है यानी कि HPO4 नेगेटिव आयन्स जो हैं वो मृदा के अंदर जो उसके आसपास जो जल है उसके अंदर घुलनशील हो जाते हैं। तो ये दो प्रकार से इसके अंदर क्रिया होती है कि जो अमोनियम आयन है वो कणों के ऊपर अधिशोषित होकर और संचित कर लिए जाते हैं, जबकि फॉस्फेट जो है वो मृदा के जल में या आसपास जो भी जल की मात्रा होती है उसमें घुलनशील हो जाता है। इस उर्वरक की खासियत ये है कि ये मृदा में अम्लीय प्रभाव जो है वो उत्पन्न करता है, ठीक है। अब हमने फसलों पर प्रभाव की बात करते हैं इसकी, कि फसलों पर प्रभाव कैसा पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो अपने अगर इस उर्वरक की बात करें डीएपी की अगर बात करें तो डीएपी में क्योंकि अमोनियम भी उपस्थित है और फॉस्फेट भी उपस्थित है, तो इसका मतलब इससे नाइट्रोजन की आपूर्ति भी हो रही है और फास्फोरस की भी आपूर्ति हो रही है। तो किसान क्या है इसको ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इससे दो पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है, ठीक है। जैसे अपन यूरिया की अगर बात करें तो यूरिया में नाइट्रोजन जो है वो 46% होती है, लेकिन उसमें फास्फोरस नहीं होती है ना। तो इसके अंदर फास्फोरस भी है और नाइट्रोजन भी है, तो इसलिए किसान इसका ज्यादा उपयोग करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर नाइट्रोजन जो है अमोनियम आयन और नाइट्रेट्स के रूप में उपलब्ध हो जाता है, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो अमोनियम आयन के रूप में तो उपस्थित है ही, इसका अगर ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो ये NO3 के रूप में बदल जाएगा, नाइट्रेट में बदल जाएगा। तो नाइट्रेट में जब बदलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पादपों को अमोनियम के रूप में और नाइट्रेट के दोनों ही रूप में नाइट्रोजन को जो है वो उपलब्ध करा देता है। इसका प्रयोग जो है क्षारीय मृदाओं में करने पर, क्षारीय मृदाओं में करने इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अम्लीय प्रवृत्ति का है, तो इसलिए अगर कोई मृदा क्षारीय है तो उसके अंदर इसका उपयोग करने से क्या होगा, उसकी जो क्षारीयता है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर इसमें इसका प्रयोग फसलों में बुआई से पूर्व सिंगल सुपरफास्फेट के समान ही करना चाहिए, और बाकी इसके अंदर जो इसके लाभ है वो इसके आपको मैंने बता ही दिए हैं कि किस प्रकार से इसमें अमोनियम और फॉस्फेट जो है वो उपलब्ध होते हैं, और नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की आपूर्ति जो है इस डाइअमोनियम फॉस्फेट के द्वारा कर दी जाती है। तो ये तो एक उर्वरक हमने और पढ़ लिया डाइअमोनियम फॉस्फेट के बारे में। अब नेक्स्ट जो उर्वरक है वो है एक ऐसा उर्वरक जिससे क्या केवल एक पोषक तत्व की आपूर्ति जो है वो होगी, और वो है हमारा सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो चलिए सिंगल सुपर फॉस्फेट के बारे में अपने पढ़ते हैं। तो चलिए नए उर्वरक के बारे में हम पढ़ते हैं। उर्वरक का नाम है सिंगल सुपर फॉस्फेट, और सिंगल सुपर फॉस्फेट में हम सीधा इसके अंदर नाम से ही पता लग रहा है कि फॉस्फेट ही इसके अंदर उपलब्ध है। तो मतलब ये हुआ कि ये फास्फोरस प्रदान करने वाला उर्वरक है। जिस भूमि के अंदर विशेष तौर पर फास्फोरस की कमी हो तो उसमें इसको उपयोग में लाया जा सकता है। फास्फेटिक उर्वरकों में, क्योंकि ये फास्फेटिक उर्वरक है, इसमें फास्फोरस की मात्रा जो है वो अधिक है और ये फास्फोरस उपलब्ध करवाता है। तो ये फास्फेटिक उर्वरकों में सबसे पुराना उर्वरक है। ये लगभग 1842 के अंदर इसको जो है वो बनाया गया था, 1842 में। तो ये बहुत पुराना उर्वरक है जो कि फसलों में उपयोग में लाया जाता है। अगर फार्मूला देखें तो देखिए CaH2PO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O, ये इसका फार्मूला है। यानी कि फास्फेट ग्रुप जो है वो
कैल्शियम के साथ लवण अवस्था में ये जो है वो पाया जाता है, और जल जो है यहाँ पर हाइड्रेट के रूप में इसके साथ जुड़ा रहता है। कैल्शियम जो है वो धातु है, और ये जो है अधातु का पूरा यौगिक मिलके इसके साथ एक लवण का निर्माण कर देता है। संगठन नमी की मात्रा इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यानी कि 1.2% होती है। अभी तक हमने जितने भी उर्वरक पढ़े हैं उनमें से ज़्यादातर ऐसे थे जिनमें 1% नमी पाई जाती है। तो इसके अंदर जो नमी है वो 1.2%। और फास्फोरस जो है वो भी इसमें दो प्रकार की है। एक तो है जल विलेय, जो जल के अंदर घुलनशील है, जल के अंदर घुलने वाली जो है वो फास्फोरस है, वो होती है 16%। तो 16% के आसपास पाई जाती है। और एक फास्फोरस इसके अंदर मुक्त अवस्था में भी पाई जाती है। मुक्त अवस्था का मतलब भी वो किसी दूसरे तत्व के साथ बंधित अवस्था में नहीं होती, तो वो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली जो फास्फोरस है वो इसमें 4% पाई जाती है। गुणों की बात करें तो इसमें देखिए गुण जो है भौतिक गुण है ये इसके, बादामी रंग का चूर्ण होता है, ये पाउडर फॉर्म में होता है, जिसका जो रंग है वो बादामी कलर का होगा। गतिशीलता जो है इन कणों के अंदर कम पाई जाती है, यानी कि इसके अंदर अगर हम इसके ट्रांसफर की बात करें, स्थानांतरण की बात करें कणों के, तो कणों का स्थानांतरण जो है वो कम होता है। फास्फोरस जो है इसमें H2PO4, ये एक्चुअल में फास्फोरिक एसिड जो है उसका फार्मूला होता है H2PO4 नेगेटिव, तो इस रूप में पाई जाती है। प्रतिशत की बात करें तो इसके अंदर फास्फोरस जो है वो 16% पाई जाती है, जो हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि जल विलेय फास्फोरस जो है इसमें 16% पाई जाती है। ठीक है। अम्लीय गंध आती है इसमें से। अम्लीय गंध का मतलब होता है तीक्ष्ण गंध आती है, जैसे कि अम्लीय गंध का मतलब होता है जैसे अचार के अंदर अपन सिरका डालते हैं तो उस सिरके में से एक तीखी सी स्मेल आती है, जब आप उसको सूंघोगे तो तीक्ष्ण गंध होती है ना, तीक्ष्ण गंध, वो उस प्रकार की स्मेल जो है इसमें से आती है, यानी कि अम्लीय प्रकार की गंध जो है इसमें से आती है। मृदा में अभिक्रिया जो है वो इसमें मृदा नमी के अंदर घुलनशील है। दो प्रकार से क्रिया हो सकती है इसकी मृदा में, कि अगर हल्की अम्लीय मृदाओं के अंदर इसका उपयोग किया जाए तो हल्की, ये इसका फार्मूला है सिंगल सुपर फॉस्फेट का, हल्की अम्लीय मृदा के अंदर कार्बोनिक एसिड उपस्थित होता है, उस कार्बोनिक एसिड से रिएक्ट करके ये कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और कार्बोनिक एसिड का दोबारा निर्माण कर देते हैं। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और ये कार्बोनिक एसिड है। तो ये तो हल्की अम्लीय मृदा की बात हुई। और अगर इसको तीव्र अम्लीय मृदा, यानी कि जिसके अंदर अम्लीयता की मात्रा ज्यादा है, उसमें अगर उपयोग कर दिया जाए तो ये आयरन के ऑक्साइड या फिर एल्युमिनियम के ऑक्साइड Al2O3, एल्युमिनियम के ऑक्साइड या आयरन के ऑक्साइड के साथ मिलकर आयरन फॉस्फेट या फिर एल्युमिनियम फॉस्फेट बना देता है। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो अभिक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ लिया कि अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं अम्लीय मृदा में, हल्की अम्लीय में और तीव्र अम्लीय मृदा के अंदर किस प्रकार से इसकी जो है वो रिएक्शन होती है। फास्फोरस जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है सभी फसलों के लिए उपयोगी होता है भाई। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस जो है H2PO4 2 नेगेटिव के रूप में उपस्थित होती है, H2PO4 नेगेटिव भी इसके अंदर पाया जाता है, तो इसलिए ये फास्फोरस जो है आसानी से पादपों को उपलब्ध हो जाती है। गतिशीलता कम होने के कारण इस उर्वरक का उपयोग बुआई से पूर्व जड़ों के पास संस्थापन विधि से किया जाता है, क्योंकि अगर बुआई से बाद में, अगर फसल उगने के बाद में अगर इसको उपयोग में लाया जाए और अगर इसमें पानी लगा दिया जाए तो वो पानी के साथ बह जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि इसको पादप की जड़ों के पास जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट को यूज किया जाता है। इस उर्वरक को खड़ी फसल में बिखेर कर नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि उर्वरक की जो वेस्टेज है, खपत जो है वो बढ़ेगी और उपयोग जो है वो कम हो पाएगा। कम अवधि में पकने वाली फसलों जैसे धान, गेहूं, जौ, ज्वार, सरसों इत्यादि में इसमें पहले ऊर कर देना चाहिए। तो यानी कि ऐसी फसलें जो हैं उनके अंदर इसको जो है फसलों की बुआई से पूर्ण इसको दिया जा सकता है। तो ये सिंगल सुपर फॉस्फेट के बारे में हमने
जानकारी प्राप्त कर ली कि सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है वो किस प्रकार का उर्वरक है और किस प्रकार की इसके अंदर इसके लक्षण हैं, किस प्रकार के गुण हैं और किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं इसमें होती हैं। ठीक है भाई, अब हम अगला उर्वरक जो पढ़ने वाले हैं उसको बोला जाता है म्यूरेट ऑफ पोटाश। यानी कि हमने अमोनिया और नाइट्रेट यानी कि नाइट्रोजन की उपलब्धता वाले उर्वरक पढ़ लिए हैं, फास्फोरस की उपलब्धता वाले उर्वरक भी हमने पढ़ लिए और ऐसे उर्वरक भी हमने पढ़ लिए जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही उपलब्ध होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे उर्वरक की जो कि पोटाशिक प्रवृत्ति का है, जिसके अंदर पोटाश की मात्रा उपलब्ध होती है। तो चलिए बात करते हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश के बारे में। चलिए तो देखिए म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है वो क्या चीज है। म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है इसका रासायनिक नाम पोटेशियम क्लोराइड होता है और रासायनिक सूत्र जो है वो KCl होता है। KCl के बारे में तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री के अंदर। KCl को अगर प्राप्त करने की विधि देखें तो सिल्वर और कार्नेलाइट अयस्क के क्रिस्टलीकरण में प्लावन विधि द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो सिल्वर जो है ये हॉर्न सिल्वर होता है और कार्नेलाइट एक अयस्क है, दोनों के दोनों अयस्क हैं। इन अयस्कों के क्रिस्टलीकरण और प्लावन विधि का पूरा नाम होता है झाग प्लावन विधि, झाग प्लावन विधि। ठीक है, तो ये 12th साइंस की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर इस विधि को पढ़ा जाता है। तो इस विधि में जो है कार्नेलाइट अयस्क और सिल्वर अयस्क जो है उसके क्रिस्टलीकरण या प्लावन विधि या झाग प्लावन विधि के द्वारा इसको जो है निष्कर्षित किया जा सकता है। संगठन नमी जो है इसमें बहुत कम पाई जाती है, 0.5%। ठीक है, तो बहुत कम नमी वाला उर्वरक होता है ये। पोटाश की मात्रा इसके अंदर 60% होती है, यानी कि पोटेशियम जो है वो बहुत अधिक मात्रा के अंदर इसमें पाया जाता है। अभी तक जितने भी उर्वरक हमने पढ़े हैं उनके अंदर जितने भी तत्व हमने पढ़े, हमने यूरिया के अंदर नाइट्रोजन पढ़ी 46% और सिंगल सुपर फॉस्फेट में हमने फास्फोरस पढ़ ली 46%। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे म्यूरेट ऑफ पोटाश में इसके अंदर पोटेशियम 60% पाया जाता है, यानी कि इतनी अधिक मात्रा में ये इसके अंदर उपलब्ध है। इसके अलावा इसमें सोडियम जो है वो भी 3.5% के आसपास इसमें उपलब्ध होता है। ठीक, अब अपने इसके गुणों की बात करते हैं। गुण जो है जल में शीघ्र घुलनशील है ये। ठीक है, क्रिस्टलीय लवण है। तो KCl को अगर आप इसकी संरचना को देखोगे तो इसके क्रिस्टल पाए जाते हैं छोटे छोटे। हमारे जो केमिस्ट्री वाली लैब है इसके अंदर ये मिल जाएगा आपको। तो KCl के छोटे छोटे क्रिस्टल जो है वो होते हैं। 60% पोटेशियम ऑक्साइड इसके अंदर उपस्थित होता है, यानी कि हमने मात्रा तो पहले पढ़ ही ली है कि इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा 60% या 60% के आसपास होती है। शुद्ध रूप में जो ये उर्वरक है वो सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। लेकिन अगर इसके अंदर आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि मिल जाए तो फिर ये लाल रंग का हो जाता है। आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि मिलने पर सफेद से ये लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर नमी की बहुत कम मात्रा है तो हमने यहाँ पे भी इसको मेंशन कर दिया कि आर्द्रताग्राही नहीं होता, अर्थात ये नमी को ग्रहण नहीं करता। ठीक, मृदा में अभिक्रिया क्या होती है? तो अभिक्रिया बहुत आसान है। KCl जो है क्योंकि ये एक लवण है तो जैसे ही इसको मृदा में हम नमी के संपर्क में जैसे ही आएगा तो अपने आयनों में टूटेगा K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। K पॉजिटिव जो है वो मृदा कोलाइड के ऊपर अधिशोषित हो जाता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो कोलाइडों पर अधिशोषित होकर और उस कोलाइडों के रूप में ये पादपों को प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, लवण है तो इसलिए इसकी उदासीन प्रवृत्ति होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि धनायन और ऋणायन मिलकर लवण को बना रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर जब इस अवस्था में आते हैं तो ये उदासीन हो जाता है, तो उदासीन प्रवृत्ति इसकी हो जाती है। क्षारीय मृदा में जब इसको डाल दिया जाता है इस उर्वरक को, तो क्लोरीन Cl नेगेटिव जो है ना वो खुद ही क्षारीय प्रवृत्ति का एक आयन होता है। तो क्षारीय मृदा में अगर इस उर्वरक को डाल दिया जाए तो Cl नेगेटिव आयन की अधिकता के कारण ये विषैला प्रभाव उत्पन्न करता है। तो इसलिए इस उर्वरक के उपयोग से पहले
भूमि की प्रकृति के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि वो भूमि क्षारीय है या अम्लीय है। अम्लीय मृदा के अंदर तो इसको आसानी से उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अगर क्षारीय मृदा में इसको उपयोग करेंगे तो Cl नेगेटिव के क्षारीय प्रभाव के कारण ये विषैला प्रभाव उत्पन्न कर देता है। ठीक है भाई, तो ये म्यूरेट ऑफ पोटाश की हमने मृदा के अंदर अभिक्रिया पढ़ ली और ये सारी चीजें। फसलों पर प्रभाव की अगर बात करें तो इसमें पोटेशियम के पॉजिटिव के रूप में फसलें इसको ग्रहण करती हैं। पोटेशियम जो है फसलों को शीघ्रता से इसमें प्राप्त हो जाता है और खाद्यान्न वाली फसलों में इसका उपयोग जो है वो करना लाभदायक होता है। खाद्यान्न का मतलब अनाज वाली जितनी भी फसलें, चाहे गेहूं हुआ, बाजरा हुआ, इस प्रकार की फसलें। ठीक, तंबाकू, आलू, चुकंदर, चाय, कॉफी आदि में इस उर्वरक का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि Cl नेगेटिव की वजह से इन पदार्थों की जो गुणवत्ता है वो घट जाती है या वो नष्ट हो जाती है। दूसरी बात इसमें मैंने आपको बता ही दी है कि क्षारीय मृदा में अगर उपयोग कर लिया गया तो Cl नेगेटिव की अधिकता के कारण ये विषैला प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है भाई, तो ये हमारा म्यूरेट ऑफ पोटाश के बारे में हमने पढ़ लिया कि म्यूरेट ऑफ पोटाश क्या चीज़ होती है, इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं और इसके गुण क्या क्या हैं और इसका संगठन किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। हम लोगों ने तीन उर्वरक पढ़ लिए, 3 फर्टिलाइज़र पढ़ लिए हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और फर्टिलाइज़र पढ़ेंगे, तब तक आप इनको अच्छे तरीके से नोट करके और इनको याद कर लेना। थैंक यू।